Hello everyone, welcome back to the Vedant Education and this is class 11 science. We are going through the chemistry class and as you know that we have been started the chapter basic chemistry for your 11th preparations, and it belongs also with your commencement of any kind of the competition exams as well. So in this chapter basic chemistry, this is lecture 3rd we are having, and today the topic which we are going to talk or we are going to include is classification of the matter, physical classification. Okay. ओके भौतिक वर्गीकरण की हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है ना। पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण की हम बात करेंगे। देखो इसके 3 स्टेट्स होती हैं भौतिक वर्गीकरण में, इसके 3 वर्ग होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि एक तो होती है ठोस अवस्था होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। एक क्या होती है इसकी द्रव अवस्था होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड कहते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास होती है इसकी गैस अवस्था, गैस। ओके तो ये इसके फिजिकल क्लासिफिकेशन के लिए 3 अवस्थाएं हैं। तीनों अवस्थाओं में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ की बिहाफ पे डिफरेंसेस रहेंगे। वैसे तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसको, 10th क्लास तक में हम ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़े से एडवांस डिफरेंसेस की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। देखते जाइए। देखिए पहला मैं लिखता हूँ पार्टिकल डिस्टेंस एंड अट्रैक्शन। ध्यान देना बच्चों, क्या लिख रहा हूं मैं, पार्टिकल डिस्टेंस एंड अट्रैक्शन। कणों के बीच दूरी व आकर्षण। देखो अब हम बात करेंगे कि भैया ठोस, द्रव और गैस तीनों में जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जो भाई मैटर की बात कर रहे हैं, मैटर में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो मैटर को बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पदार्थ है उसके कण जो हैं, जो उस पदार्थ को बना रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, इन तीनों स्टेट्स में, उसके बारे में हम इसमें देख रहे हैं। देखो ठोस जो होता है, मैं आपको समझा दूं, ठोस के जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल पास पास में टच होते हैं, ठीक है। ठोस में जो कण है बिल्कुल पास पास में और टच अवस्था में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बहुत ज़्यादा है, आकर्षण बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, टच करेंगे। और अगर टच कर रहे हैं इसका मतलब उनके बीच में डिस्टेंस, दूरी बहुत कम है, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस, दूरी, बहुत कम, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ जाएंगे, मैं टर्म्स जो है उनको दोनों बातों में लिख रहा हूं। और आकर्षण जो है, अट्रैक्शन जो है, आकर्षण सर्वाधिक, ठीक है। देखो जो सॉलिड है उसमें क्या होगा, पार्टिकल जो है कण, उनके बीच में दूरी तो सबसे कम होगी और अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। देखिए केमिस्ट्री में ऐसे कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल हो, चाहे उसकी नेचर कैसी भी हो, कोई भी कण हो, उसकी प्रकृति चाहे कैसी भी हो, उन कणों के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। चाहे प्रतिकर्षण भी लग रहा हो, चाहे प्रतिकर्षण आकर्षण से ज़्यादा हो, ठीक है। रिपल्सन जो है वो चाहे अट्रैक्शन से ज़्यादा हो, लेकिन अट्रैक्शन होगा ही होगा। अब वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल्स हैं, उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा या रिपल्सन ज़्यादा रहेगा, वो बाद की बात है, लेकिन अट्रैक्शन हमेशा होता है। और सॉलिड में, ठोस में क्या होता है, कण बिल्कुल पास पास में होते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि भैया उनमें डिस्टेंस, दूरी तो सबसे कम है और आकर्षण सबसे ज़्यादा। आकर्षण जब भी तो वो चिपके हुए हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर अपन गैस की बात करते हैं, मैं पहले गैस की बात कर रहा हूँ, अगर हम गैस की बात करते हैं तो सॉलिड, ठोस जो है हमारा, उससे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसमें देखो डिस्टेंस जो है
डिस्टेंस दूरी जो है वो क्या हो जाएगी, वहां सबसे कम थी तो यहाँ क्या हो जाएगी, सर्वाधिक हो जाएगी कि नहीं होगी बच्चों, है ना, क्योंकि गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। और अट्रैक्शन जो है हमारे पास, अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे कम, ठीक है। अट्रैक्शन क्या हो गया, आकर्षण। अब देखो जो द्रव है लिक्विड, उसमें इससे गैस और ठोस दोनों के बीच में होता है। तो देखो मैं यहाँ क्या लिखता हूं, डिस्टेंस एंड अट्रैक्शन ठोस व गैस दोनों के मध्य होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब क्या है कि जैसे आप इसमें डिस्टेंस की बात करोगे तो यहाँ डिस्टेंस सबसे कम है, ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो लिक्विड का डिस्टेंस जो है सॉलिड से तो ज़्यादा रहेगा, गैस से कम रहेगा। अच्छा, अट्रैक्शन की बात करोगे, यहाँ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है तो लिक्विड का क्या रहेगा, सॉलिड से कम अट्रैक्शन रहेगा और गैस से ज़्यादा रहेगा। देखो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से समझा देता हूँ। ये है गैस के पार्टिकल्स, ओके। और अगर आप लिक्विड की बात करते हो तो लिक्विड में देखो गैस से पार्टिकल क्या हो गए, नजदीक हो गए, डिस्टेंस कम हो गई है, ठीक है। यहाँ पे दूरी ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम होगा, तो यहाँ पे अगर दूरी कम है, डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब सॉलिड में क्या होगा, डिस्टेंस तो सबसे कम हो जाएगी, इसका मतलब इसमें क्या है, अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस, वो क्या है, सबसे कम है। सो पार्टिकल्स आर वेरी हाईली अट्रैक्टेड टू ईच अदर। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री, ठीक है क्या। अब देखो बच्चों ध्यान देना, अगर मैं कहता हूं कि भैया पार्टिकल्स इतने पास है, इतना ज्यादा नजदीक है, डिस्टेंस इतनी कम है, तो क्या मैं इन पार्टिकल्स को प्रेस करके, दबा करके और ज्यादा नजदीक ला सकता हूं क्या, नहीं ना, क्योंकि सॉलिड में, ठोस में तो वैसे ही बिल्कुल पास में है, तो यहां पे हम उनको दबा के पास में नहीं ला सकते। इसको मैं क्या बोलूंगा, असंपीड्य, मतलब कि क्या है ये, इनकम्प्रेसिबल, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इसको क्या होगा, भैया ये तो बहुत दूर है, यहाँ तो अपने पास बहुत ऑप्शन है दबा करके पास में लाने का। तो गैस जो होती है उसको आप दाब लगाओगे, कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस होकर के पार्टिकल्स नजदीक आएंगे। ध्यान देना, यहाँ पार्टिकल दूर है तो वो गैस की स्टेट में है, पार्टिकल्स को प्रेशर लगा करके मैं नजदीक ला रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, तो जैसे नजदीक आएंगे तो पहले ऐसा बनेंगे, है ना, इनमें ज्यादा नजदीक है, ऐसा बनेंगे, मतलब गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और ज्यादा आप कंप्रेस करोगे तो किस में कन्वर्ट हो सकती है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। हालांकि गैस को यहाँ तक लाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक है। तो सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता, तो सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास में है तो मैं क्या बोलूंगा, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है क्या, असंपीड्य, ये कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो फिर ये तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ना, ये क्या है, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल है, अधिकतम उच्च संपीड्य। अब यहां पे वही चीज इंटरमीडिएट है साहब, इंटरमीडिएट मतलब क्या है, दोनों के मध्य, ठोस व गैस के मध्य, बीच में रहेंगे। इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो गैस से, देखो इसके अंदर दूरी जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना ही ज्यादा कंप्रेसिबल है,
तो इसमें दूरी कम है तो ये कम कंप्रेसिबल है, तो इसकी संपीड्यता क्या है, गैस से तो कम रहेगी लेकिन ठोस से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम है। ठीक है, देखो इसमें कौन कौन सी चीजें फिक्स रहती हैं, देखना जरा। शेप, वॉल्यूम, ETC। ध्यान देना बच्चों, अब शेप इसको बोलते हैं आकार, वॉल्यूम इसको बोलते हैं आयतन, मास इसको बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये सारी चीजें जो होती हैं वो सॉलिड की क्या होती हैं, फिक्स्ड, आर फिक्स्ड। तो सॉलिड का शेप, वॉल्यूम, मास, ये सब चीजें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, है ना। मतलब उसका आकार, आयतन, द्रव्यमान, ये सब चीजें क्या होती है, फिक्स होती है। अगर आपको बोले कि भैया एक लोहे का टुकड़ा है ना, सॉलिड आयरन मेटल का क्या है, एक ब्लॉक है, उसका वेट है 250 ग्राम, आपने रूम में रख दिया 4 दिन तक, तो जैसी शेप थी उसकी, आकार था, वैसा का वैसा ही मिलेगा, है ना। जितना उसका द्रव्यमान था उतने का उतना ही मिलेगा, 250 ग्राम ही मिलने वाला है। और जैसा उसका आयतन था, 250 ग्राम में वो कितना आयतन घेर रहा है, मान लीजिए 100 ml आयतन घेर रहा है, वो उतना का उतना ही आयतन आपको मिलेगा। तो ठोस कभी नहीं बदलता है ना। तो ठोस का, सॉलिड का शेप, वॉल्यूम, मास, सब ये क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। अच्छा, फिर गैस में देखो उल्टा हो जाएगा। गैस में देखो क्या है, क्या क्या चीजें फिक्स होती है, क्या शेप फिक्स होती है, नहीं, जैसा आप सिलेंडर में डालोगे वैसी शेप में गैस कन्वर्ट हो जाती है, तो शेप जो है, आकार फिक्स नहीं होता। आयतन फिक्स होता है क्या, नहीं बच्चों, आयतन कभी भी फिक्स नहीं होता गैस का। क्यों, क्योंकि देखो आप सिंपली एक चीज समझना, एक गैस है जो 1 लीटर की सिलेंडर में भरी हुई है, ठीक है, तो आयतन अभी उसका क्या है, 1 लीटर है। आप ये मत कहना कि सर हम अगर आयतन फिक्स नहीं है तो क्या हमारे घर पे 14 लीटर का गैस कनेक्शन है, गैस का सिलेंडर है, उसको क्या मैं 20 लीटर कर लूं जो मेरे 1 महीने से वो 1.5 महीने तक चल जाए। नहीं बच्चों, ऐसा करने से उसकी ऊर्जा और द्रव्यमान नहीं बढ़ता, उसका मास नहीं बढ़ेगा। और ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, 1 महीने से 1.5 महीने चला रहे हो, वो डिपेंड करता है किस पे, उसमें कितना मास है, कितना द्रव्यमान है, कितना पदार्थ, मैटर कितना एग्जैक्टली उस पे, है ना। भाई आपको रबड़ दिया जा रहा है, रबड़ में आपने वेट निकाला 10 ग्राम, ठीक है, अब रबड़ को आप खींच करके, स्ट्रेच करके बढ़ा दोगे, फैला दोगे, तो बच्चों उसका वेट थोड़ी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा ना। अरे समझदार हो तुम लोग, तो बड़े समझदार और सुंदर बच्चे हो, इस चीज को समझो। तो गैस के अंदर वॉल्यूम फिक्स तो नहीं रहता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसमें एनर्जी भी बढ़ जाएगी, नो, कतई नहीं होगा ये। तो ऐसे उस चक्करों में मत पड़ जाना, है ना। चलो, तो हम क्या कह सकते हैं भैया, गैस की शेप जो है वो भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, क्योंकि आप 1 लीटर का गैस का सिलेंडर है, उस 1 लीटर गैस को 2 लीटर सिलेंडर में फिक्स करोगे तो पूरे, क्योंकि गैस को जितनी जगह मिलती है उतनी एक्सपेंड होती है ना, फैलती चली जाती है। अब उस पूरी गैस को आप एक रूम में, अगर बंद रूम में छोड़ दोगे तो वो क्या होगी, पूरे रूम में फैल जाएगी, तो अब उसका वॉल्यूम क्या है, पूरे रूम का वॉल्यूम हो गया, है ना। तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, शेप भी फिक्स नहीं है, बचा मास, द्रव्यमान फिक्स है बच्चों। मास ऑफ एनी मैटर विल बी फिक्स्ड ऑलवेज। अगर किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान आप ले रहे हो ना, तो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो देखो, शेप कोमा, शेप हिंदी वहां से देख लेना, वॉल्यूम, ये दोनों तो क्या है, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। जबकि हमारे पास द्रव्यमान है, मास है, तो मास जिसको हम क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमान, ये हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स है, क्योंकि द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का हो वो हमेशा फिक्स होगा। अच्छा, इसकी अपन बात करते हैं, क्या बताओ, द्रव का शेप जो है वो फिक्स होता है, नहीं, किसी भी कंटेनर में डालोगे तो उतना ही वैसा ही उसका शेप हो जाएगा। इसके अलावा आप वॉल्यूम की बात करोगे, वो फिक्स होती है क्या, यस, लिक्विड की, द्रव का वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, गैस का वॉल्यूम बढ़ता घटता रहता है। और मास, द्रव्यमान तो सबका फिक्स होता है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड फिक्स होता है क्या, देखते हैं, यस देखते हैं हम। जैसे हमने ये 1 लीटर ले रखा है बच्चों, दिस इज 1 लीटर, ओके, 1 लीटर, ठीक है।
अब ये देखिए कि क्या आप इस 1 लीटर पानी को बड़े जार में शिफ्ट कर दोगे तो क्या वो 2 लीटर थोड़ी हो जाएगा, वो तो 1 ही लीटर रहेगा ना बच्चों। क्योंकि आप यहाँ वॉल्यूम निकालोगे तो इसका जो बेस है ना, ये जो आपके पास इसका डायामीटर है उससे और इसकी हाइट से, इसी से तो इसका वॉल्यूम निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है, डायामीटर भी बढ़ गया लेकिन हाइट घट गई है ना, तो वॉल्यूम वहीं पे आने वाला है लिक्विड का। जो द्रव है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा बच्चों, ये ध्यान रखने की बातें हैं। तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स है और मास भी फिक्स है, केवल और केवल साइज चेंज होती है, शेप चेंज होती है। तो वो तो हमेशा मालूम है कि भैया लिक्विड को जैसे कंटेनर में डालोगे, जैसे गिलास में डालोगे वैसे ही बदलेगा। तो क्या फिक्स है, वॉल्यूम और मास आर फिक्स्ड, ठीक है, जबकि शेप फिक्स नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा कंटेनर होगा वैसी हो जाएगी। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, कणों की गति। चलो इसको समझते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है कि भैया तीनों प्रावस्थाओं में, ठोस, गैस, द्रव, तीनों में से कणों के अंदर गति कैसी है उसको अपन थोड़ा सा झांकेंगे, है ना। झांक लेते हैं। चलो अब उसको झांकें तो हमें एक चीज नजर आती है कि भाई अगर ठोस की मैं बात करता हूं, ठीक है, सॉलिड की, तो बच्चों उसके कण जो हैं, पार्टिकल जो हैं, बड़े पास पास में हैं। पास में है तो अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, और भैया अगर किसी पार्टिकल में अट्रैक्शन है तो वो उसको छोड़ करके घूमने नहीं चला जाएगा, है ना। तो सॉलिड के जो कण हैं उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। अच्छा यहाँ पे तो बिल्कुल दूर दूर है, अट्रैक्शन सबसे कम है, देखो अट्रैक्शन सबसे कम है, तो पार्टिकल मस्त घूमेंगे चारों तरफ। कहाँ तक घूमेंगे? जहाँ तक उसके पात्र की दीवारें आ रही है। और अगर कोई पात्र नहीं है, किसी गैस को एनवायरनमेंट में छोड़ते तो क्या होता है, वो अनंत तक जा सकती। मानते हैं ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि गैस को जितनी जगह मिलती उतनी फैल जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी। तो आप एनवायरनमेंट में छोड़ दोगे तो वहां तो इनफाइनाइट, अनंत है ना, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स इनफाइनाइट है, तो गैस क्या होती है, इनफाइनाइट तक एक्सपेंड हो सकती है। ठीक है, तो देखो यहां पे नो मूवमेंट बट वाइब्रेशन अकर्स। ठीक है, वाइब्रेशन मतलब कंपन जरूर होता है, कंपन होता है, ठीक है ना। मूवमेंट तो नहीं होता, लेकिन उसके कणों में क्या होता है, कंपन होता है। ठोस के कणों में कंपन होता है। बच्चों सिंपल सा ध्यान देना कि ठोस के कणों में कंपन होता है, तभी ठोस क्या कर सकता है, आवाज, साउंड का कैरियर होता है बच्चों, कंडक्टर होता है ना। ठोस में से क्या होती है, आवाज जा सकती है। अब आप बोलेंगे नहीं सर ठोस में से आवाज तो, अरे सवाल ही नहीं उठता सर। अरे उठता है बच्चों। अरे सबसे अच्छा कंडक्टर किसका, आवाज का कैरी करने वाला ही कौन होता है, स्टील होता है। स्टील में क्या होती है, आवाज सबसे ज्यादा चलती है, तेजी से चलती है। तो भैया सॉलिड में आवाज किस वजह से चलती है, इन वाइब्रेशंस की, कंपन की वजह से चलती है। तो ठोस में क्या हुआ, मूवमेंट तो नहीं होता है, नो मूवमेंट, लेकिन वाइब्रेशन होते हैं। अच्छा ठोस से गैस तो बिल्कुल उल्टा है, इसका मतलब अधिकतम, सबसे ज्यादा अधिकतम गति या मूवमेंट, ठीक है ना। लेकिन अब मूवमेंट ही हो गया तो कंपन वाली तो बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है, अधिकतम मूवमेंट हो जाएगा। अच्छा यहां पे क्या होगा, बस वही वाली बात, इंटरमीडिएट, ठोस व गैस के मध्य का गमन। ठीक है, जो ठोस से तो क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन गैस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कुछ गुण हैं। तो अब इसमें अपन और ले सकते हैं क्या कुछ गुण। ठीक है, तो ये है हमारे पास ठोस, द्रव और गैस के बीच में डिफरेंसेस की हम बात कर सकते हैं, गुणों की बात कर सकते हैं।
अच्छा, इनके बारे में अगर आप लोगों को और कहीं से आप कुछ पढ़ते हैं, देखिए वैसे तो बहुत सारे होंगे, आपको और मिलेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इतने ही ले रहे हैं। अगर आपको और कुछ मिलता है, आप पढ़ते हैं, तो डोंट बी सरप्राइज्ड, और भी हैं, होते हैं बहुत सारे। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई और चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आप अगर कहते हैं कि भाई जो कंपाउंड है हमारे पास में, जो हमारे पास में मैटर है, जो पदार्थ है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक से दूसरे में बदल भी सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे बदल सकते हैं, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में हम भौतिक, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। देखो जरा बच्चों, क्या क्या हम कह सकते हैं। देखो, क्या मैं ठोस को, सॉलिड को क्या कर सकता हूं, द्रव में बदल सकता हूं, है, लिक्विड में बदल सकता हूं, यस आई कैन। उसको मैं क्या कर सकता हूं, गैस में बदल सकता हूं, ठीक है। अच्छा, मैं गैस को वापस से लिक्विड में बदल सकता हूं, लिक्विड को वापस से मैं क्या कर सकता हूं, सॉलिड में बदल सकता हूं। अब देखो, इधर से अगर मैं इधर जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, और इधर से इधर आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, ठीक है क्या बात। अब जरा देखना बच्चों, अगर मैं हीट देता हूं इसको, तो ये क्या करेगा, उस हीट को, उस ऊष्मा को, उस ऊर्जा को, ऊष्मा अगर मैं देता हूं तो वो क्या करेगा, उसको अवशोषित करेगा ठोस, और दूर दूर चला जाएगा, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ऊष्मा दूंगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं उसको ठंडा करूंगा, ठंडा मतलब उसमें से ऊष्मा है उसको वापस निकाल लो तो वापस गैस में चला जाएगा, और लिक्विड में चला जाएगा, और लिक्विड किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ठोस, द्रव, गैस के बीच में जो कण हैं, उनके जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, आकर्षण बल हैं, वो ताप के साथ में क्या होते हैं, दुर्बल होते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं, वीक होते हैं। समझ में आ रही है बात भैया। हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओ, हीट दोगे सॉलिड को, ऊष्मा दोगे तो लिक्विड में बदले। अरे इसके कण तो बिल्कुल पास पास में थे ना, पार्टिकल बिल्कुल पास पास में थे, हीट मिलते ही क्या हो गए, दूर दूर हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, और हीट दी तो गैस में, मतलब और भी दूर दूर हो गए, मतलब अट्रैक्शन क्या होता जा रहा है, वीक होता चला जा रहा है, ठीक है। देखो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने पे जो टेम्परेचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसके कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो, दो तीन टर्म्स आप लोग जानते होंगे, जैसे हम बोलते हैं कि मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सब चीजें आप जानते हैं। देखो, इसको बोलते हैं मेल्टिंग, समझते हैं क्या आप। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, पिघलना है, पिघलना ही बोलते हैं ना, या गलना बोलते हैं, तो गलनांक भी कह सकते हैं इस चीज को, है, समझते होंगे ना आप लोग, ये चीज तो जानते हो, पढ़ के आए हो 10th तक। तो सॉलिड से लिक्विड ऊष्मा दी, टेम्परेचर दिया, तो क्या हो गया, मेल्टिंग, गलना। और जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। अच्छा, लिक्विड से गैस टेम्परेचर देने पे बदल रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, बॉइलिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वथन, इस प्रक्रम को बोलते हैं क्वथन, किससे, लिक्विड से गैस में जाने को बॉइलिंग बोलते हैं। अच्छा, सॉलिड से वापस डायरेक्ट गैस में चला जाऊं तो इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, है ना, कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं गैस से लिक्विड, कूलिंग कर रहा हूं, देखिए कूलिंग कर रहा हूं मैं, टेम्परेचर को कम कर रहा हूं, ऊष्मा को कम कर रहा हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कंडेंसेशन, संघनन कह दूंगा, ठीक है। ये भी कंडेंसेशन ही है, ठीक है ना। सब्लिमेशन हो गया डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्जन। तो ये है कि भैया टेम्परेचर दोगे तो अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल्स के बीच में है वो वीक होता है, टूटता है, तो पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस, अब देखो आप अगर चाहते हैं कि भैया मैं लिक्विड जो है उसको क्या करूं, गैस में कन्वर्ट कर दूं, गैस में, तो हमें एक चीज मालूम है कि इसके पार्टिकल्स क्या हैं, बिल्कुल पास पास में है, सॉलिड से कम पास में लेकिन पास पास में है, और इसके ज्यादा दूर दूर होंगे। तो हम क्या करें, इसके ऊपर जो दाब है ना, प्रेशर,
सॉरी उसको कम कर दें, क्योंकि पार्टिकल पास में है तो दाब लग रहा होगा ना, तो उसको कम कर दूंगा तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या कर दूं मैं, ऊष्मा हीट जो है उसको दे दूं, तो हीट क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास में थे उनको हीट मिलते ही क्या होगा, उनका आकर्षण टूटेगा, कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा और वो दूर दूर हो जाएंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हीट दे दो, दाब कम कर दो, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। उल्टा कर दो तो गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। आपके घर में जो एलपीजी का सिलेंडर है उस सिलेंडर को आप गौर से देखेंगे, देखना नहीं है, उसको फील करना है। सिलेंडर को हिलाइए, ठीक है ना, उस सिलेंडर को आप हिलाएंगे तो आपको लगेगा कि उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, ठीक है, पानी जैसा कुछ बजेगा उसके अंदर। तो आप बोलेंगे कि ये तो एलपीजी गैस है, ये तो अंदर पानी की तरह बज रही है। तो बच्चों क्या होता है कि उसमें बहुत सारी गैस भरने के लिए, 14 लीटर गैस भरने के लिए उस गैस को क्या करना पड़ता है, संपीड़ित, कंप्रेस करना पड़ता है ताकि वो बहुत सारी एक में आ जाए। और हमें मालूम है गैस को अगर दाब लगाएंगे, संपीड़ित करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो वो किस में बदल जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी, इसीलिए वो लिक्विड में। अब आप बोलोगे कि जैसे ही हम गैस चालू करते हैं तो क्यों नहीं वो लिक्विड हमें स्टोव के जैसे आता हुआ क्यों नहीं नजर आता, केरोसिन स्टोव की तरह। तो बच्चों क्या होता है, जैसे ही नॉब चालू करते हैं गैस का तो गैस बाहर निकलती है। तो सिलेंडर में वो दाब में थी, कंप्रेस्ड थी, लेकिन जैसे बाहर आई तो उसका दाब खत्म हो गया ना, दाब खत्म होते वापस वो गैस में कन्वर्ट होगी। इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि जो गैस का सिलेंडर होता है, जब भी अपन क्या करते हैं, काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे, गैस पे काम कर रहे हैं, गैस चालू है, तो क्या होगा, गैस का जो सिलेंडर है वो हमें ठंडा महसूस होगा। कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। ध्यान देना बच्चों ध्यान देना, ये गैस का सिलेंडर था, यहां से क्या है, गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, गैस निकल रही है। अब आप ये सोचिए कि मैंने लिक्विड से गैस में कन्वर्जन के लिए क्या किया था, एक तो मैंने दाब बढ़ाया था, ठीक है, और दाब कम करना है बच्चों, दाब कम करना है और हीट देनी है, ठीक है, यहां से यहां जाने के लिए ताप दे रहे हैं। अब बताओ, मैं गैस से लिक्विड भरा हुआ था ना सिलेंडर में, उससे किस में जा रहा हूं, गैस में। लिक्विड भरा था, जैसे ही गैस खोला तो मैं सिलेंडर नॉब खोला, चूल्हा चलाया तो गैस बाहर निकलती हुई नजर आती है, लिक्विड नहीं आता। तो लिक्विड से किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है, ठीक है, लिक्विड से गैस में बदल रहा है। कैसे बदलेगा, लिक्विड से गैस में, लिक्विड से गैस में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दाब को तो कम करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। लिक्विड के ऊपर आप दाब, गैस के ऊपर दाब लगाओगे तो पार्टिकल पास में आएंगे, लिक्विड में बदलेगा, दाब को हटाओगे तो वापस गैस में बदलेगा। तो इधर से इधर जाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, दाब को कम करना पड़ेगा और ऊष्मा। अब देखो, जैसे ही आपने यहां से दाब कम किया तो ये जो लिक्विड है वो गैस में बदलेगा। अब बच्चों, जो लिक्विड के पार्टिकल पास पास में है उनके बीच में आकर्षण है, और उस आकर्षण को तोड़ने के लिए हमें ताप भी तो चाहिए। तो यहां से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है गैस के रूप में, उसको ताप भी चाहिए, अवशोषित करेगा ना बच्चों, अवशोषित करेगा, है ना, अवशोषित करेगा। तो कहां से लेगा, इस सिलेंडर के बाहर से, जो भी टेम्परेचर है उससे लेगा। तो बाहर क्या हो जाएगा, सिलेंडर बाहर से हमें ठंडा महसूस होगा, क्योंकि किसने अवशोषित कर लिया वो टेम्परेचर, उस लिक्विड के पार्टिकल्स ने अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, जो किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। आपको वापस गैस से लिक्विड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, आपको दाब बढ़ा दो और ऊष्मा कम कर दो, गैस से लिक्विड में वापस, ठीक है। तो जो सिलेंडर में गैस भरी जाती है वो कम ताप और उच्च दाब, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे भरी जाती है। लेकिन जैसे ही आप गैस को चालू करते हो, चूल्हे को चालू करते हो, तो दाब हट जाता है उसका, और वो बाहर से जितना भी टेम्परेचर है उसको अवशोषित कर लेगी। इसका मतलब क्या हो गया, सिलेंडर बाहर से ठंडा महसूस होने लगता है। आर यू क्लियर ऑल यू स्टूडेंट्स, है ना। ये सब इतना आपको पूछे जाने वाली चीज़ें नहीं है, लॉजिकल चीज़ें हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे शादी ब्याह सब जिमने जाते हैं आजकल, तो हालांकि लॉकडाउन जनवरी फरवरी मार्च के बाद से कोई कहीं जिमने नहीं गया है, दुखती रह गई है अपनी, है ना, जिमना नहीं आया कहीं पे। लेकिन आप नोट किए होंगे कि जो बड़े बड़े गैस के चूल्हे होते हैं उन पे गैस सिलेंडर लगा होता है, उसको हलवाई गर्म पानी में रख के रखता है, गर्मी में भी गर्म पानी में उस सिलेंडर को रख के रखता है। हम ये सोचते हैं कहीं फट नहीं जाए, ये कहाँ इसको गर्म पानी में रख रहा है। बच्चों क्या होता है, जो वो हलवाई चला रहा है ना गैस का चूल्हा, वो बहुत बड़ा है,
और वो गैस सिलेंडर से जो गैस ले रहा है वो बहुत तेजी से ले रहा है। हमें मालूम है कि उस सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में जो था हमारा एलपीजी, वो क्या हो गया, अब गैस फॉर्म में बाहर आ रहा है। तो लिक्विड से गैस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके बनेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर सिलेंडर के बाहर का जो है उसको एब्जॉर्ब करके बन रही है। तो सिलेंडर के बाहर बर्फ जम जाती है धीरे धीरे, आप देख लेना, आप नोट करना। इसलिए उसको गर्म पानी में रखते हैं ताकि पूरी गैस बाहर आ जाए, ठीक है। चलिए अब मैं दो छोटी छोटी चीज़ों पे बात करता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म में डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए, जैसे आप कहें कि भैया भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या है, फिजिकल होना, हम बोलते हैं ना डोंट बी फिजिकल, मतलब हाथ लगाना, मारना, पीटना, दैट इज फिजिकल। तो भौतिक होने का मतलब क्या है, फिजिकल होने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीज जिसको अपन नाप सकते हैं, ऐसी चीज जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, है ना। कुल मिलाकर के ध्यान देना, कुल मिलाकर के उस पदार्थ का वर्णन हम बिना उसमें परिवर्तन किए कर सकते हैं। ध्यान देना बहुत ही सिंपल बात पे, उस पदार्थ का वर्णन हम बिना उसमें परिवर्तन किए कर सकते हैं। आपको चीनी दे दी, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये लगभग सफ़ेद और साफ क्रिस्टल हैं जो स्वाद में मीठे हैं, इनमें कोई गंध नहीं आ रही है और ये कैसे हैं, ठोस है। आपको शुगर मिल गई, आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसा है, वाइट क्रिस्टल है जो टेस्ट में क्या है, स्वीट है, जो कैसा दिख रहा है, हमें सॉलिड स्टेट में नजर आ रहा है। हमने उस शुगर में, उस चीनी में कोई बदलाव थोड़ी किया, नहीं किया ना, वो चीनी है, अभी उसका वही केमिकल फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं किया। तो बिना चेंज किए हमने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन कहते हैं, है ना। उसका मापन कहते हैं, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन कहते हैं। तो उसको बिना किसी उसमें परिवर्तन किए हम बात कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिना किसी पदार्थ की आइडेंटिटी को चेंज किए। देखिए, ए प्रॉपर्टी which can be measured or observed without making any identity change of the matter। देखिए, पदार्थ की पहचान में परिवर्तन किए बिना जिस गुण को मापा जा सकता है वह भौतिक गुण होता है। बच्चों समझ में आई क्या बात? देखो, जैसे स्वाद है, टेस्ट, गंध है मतलब ऑडर, रंग, कलर है, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक, ये सब बातें। अब बताओ, अगर आपको नमक दे दे
तो आप क्या उसका स्वाद नहीं बता सकते, टेस्ट नहीं बता सकते हैं? टेस्ट बताओगे तो क्या नमक बदल थोड़ी जाएगा, केमिकल चेंज थोड़ी आ जाएंगे उसमें, नहीं आएंगे ना। आप अगर उसका गलनांक निकालना चाहोगे तो पिघला लो उसको, वो वैसा का वैसा नमक ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। टेम्परेचर देख लो, है ना, आप उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट भी चेक करेंगे तो भी उसमें केमिकल चेंज नहीं आएगा। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टी which only can measured while making change in matter। वह गुण जिसके मापन में पदार्थ में परिवर्तन आता है उसे रासायनिक गुण कहते हैं। बोलो समझ में आती है क्या बात? ठीक है, तो अब देखो ये कौन कौन से होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी होती हैं। जैसे आप ध्यान देना बच्चों, कई अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है, अम्लता, क्षारकता, इसको बोलते हैं एसिडिटी, बेसिसिटी, कंब्यूसिबिलिटी, दहनता, देखो बच्चों, अगर रिएक्शन की बात करता हूं, मैं ये कहूं कि बच्चों मुझे ये बताओ कि अगर मैं सोडियम के टुकड़े को, अगर मैं सोडियम के टुकड़े को HCl में डाल दूं, अगर मैं सोडियम के टुकड़े को HCl में डाल दूं, अच्छा मैं जिंक का टुकड़ा डालता हूं बच्चों, जिंक के टुकड़े को अगर मैं HCl में डाल दूं तो क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों बताओ? होगा कि ZnCl2 तो बन जाएगा और H2 गैस बाहर की तरफ निकल जाएगी। ध्यान देना इस बात पे बच्चों, इस बात पे ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से गुणधर्म की बात कर रहा हूँ? जिंक के गुणधर्म की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। ये तो हो गया हमारा मैटर, पदार्थ। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चों जिंक की HCl के साथ कैसी रिएक्शन होगी, क्या अभिक्रिया होगी? तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई ना, अभिक्रिया पूछ रहा हूँ मैं इस पदार्थ की, जिंक की, और HCl के साथ इसकी रिएक्शन पूछ रहा हूं। तो इसकी रिएक्शन HCl के साथ देखने के लिए मुझे जिंक में परिवर्तन करना पड़ा। क्या अब ये जिंक जिंक रह गया क्या? नहीं ना, किस में बदल गया? ये ZnCl2 में बदल गया ना। समझ में आ रही बात? तो इस पदार्थ की HCl के साथ अभिक्रिया गुण धर्म को देखने के लिए इसमें परिवर्तन करना पड़ा। इसी को मैं क्या कहता हूं? इसकी रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी कहता हूं। सो अभिक्रिया जो है वो क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एसिडिटी, बेसिसिटी, है ना, और दहनता, जलना। जैसे मैं ये कहूँ कि भैया अगर आप लकड़ी को जलाते हैं, कार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन, लकड़ी में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन ही होता है। तो जैसे मैंने इसको जला दिया, CH3 CH2 CH3, इसको जला दिया किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन कर दिया, दहन, तो क्या बनेगा? तो बनता है CO2 प्लस H2O बनता है ना। कंप्लीट दहन करते हैं, कंप्लीट कंबस्टिबिलिटी करते हैं तो CO2 प्लस H2O बनता है। अब कितने बनेंगे वो आप इसमें अंदाज़ा लगा लीजिए, 3 3 6 2 8, तो इसको तो 4 कर दूं मैं, ठीक है ना, 4 और 4 ऑक्सीजन करने के लिए 2O2 हो गया। ठीक है, कार्बन कितने हो गए? 1 2 3, ये यहाँ पे मैंने कर दिया 3। ठीक है, तो देखो 3 2 जा 6 और 4 ये, तो 10 ऑक्सीजन हो गई, तो इसको मैं कर देता हूँ 5। तो सफिशिएंट, कंप्लीट कंबस्टाइबल करते हैं, इसको पूर्ण रूप से दहन करते हैं
तो क्या बनता है, CO2 और H2O बनता है। तो ये हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन को आपको पूछेगा कि भैया जल के क्या देता है, दहन के बाद, कंबस्टेबल होने के बाद क्या मिलेगा और कितनी एनर्जी मिलेगी। उसके लिए तो जला के देखना पड़ेगा ना, उसको दहन करके देखना पड़ेगा, बर्न करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बर्निंग है बच्चों, जला के देखना पड़ेगा। और जब जलाया तो ये हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, क्या बन गया, CO2 प्लस H2O बन गया। व्हाट इज दिस, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये भी बदल गया है, इसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है ना, इसका परिचय बदल गया, हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, ये CO2 बदल गया। तो इनको क्या बोलते हैं, रासायनिक गुणधर्म बोलते हैं। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट SI यूनिट सिस्टम की, SI मात्रक पद्धति की हम बात करेंगे। ठीक है, SI मात्रक पद्धति क्या होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में होता है, बराबर बराबर चलता है। मतलब किसी भी पदार्थ का अगर मापन करना चाहे, मेजरमेंट अगर मैटर का करते हैं, सब्सटेंस का करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि भैया उसका आप वेट ले रहे हो तो कितना किलोग्राम है, अगर आप उसका वॉल्यूम आयतन ले रहे हो तो कितना ml है, अगर आप करंट बता रहे हो तो कितना एम्पियर है। तो ये सब जो है, एम्पियर हो गया, किलोग्राम हो गया, लीटर ml हो गया, ये सब क्या है, यूनिट्स है ना। मैं बोलूं कि शुगर कितनी, 1 किलो, 2 किलो, 10 ग्राम, यूनिट तो बतानी पड़ेगी ना। तो वो यूनिट जो है दैट इज द मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट की यूनिट होती है, मात्रक होता है किसका, मापन का। और यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ कि भैया 1 किलो चीनी, मैं बोलूँ कि 1 दर्जन केले, सपोज करना मैंने कहा 1 दर्जन केले, इंडिया में तो अपन समझ जाएंगे 1 दर्जन का मतलब 12 पीस की बात हो रही है। लेकिन 1 डजन, क्या वर्ल्ड में हर कंट्री के अंदर 1 डजन समझ में आ जाएगा क्या उन लोगों को, साइंटिस्ट को? नहीं, जहां जहां पे ये यूनिट चलती है वहां वहां तो ये समझ में आ जाएगा 1 डजन, 12 पीसेस। लेकिन जहां ये यूनिट नहीं चलती है वहां समझ में नहीं आएगा। इसलिए ऐसी यूनिट्स को यूज में लेते हैं जो पूरे वर्ल्ड में समझ में आए, हर पूरे वर्ल्ड में वो काम में आती हो, उसको हम क्या कहते हैं, SI यूनिट सिस्टम, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। समझ में आ रहा है, ये इसका फुल फॉर्म है SI यूनिट का। SI यूनिट सिस्टम जो होता है ना, उसका फुल फॉर्म क्या है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हिंदी मीडियम को भी ऐसे ही याद रखना है बच्चों, है ना। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, पदार्थ की मापन की इकाई जो पूरे वर्ल्ड में लागू होती है वो इसमें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे और आगे केमिकल कंपोजिशन के रूल्स वगैरह उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। आप इसमें पॉज करने का बटन आपको मिलेगा, बीच में आप प्रेस करेंगे तो पॉज का निशान आएगा, उसको रोक करके आप ढंग से पढ़ सकते हैं, पीछे करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ में लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन एंड back into the next lecture number 4 in the next session as per the schedule. Okay, thank you very much. We'll meet again back.